लगा दिया। कैसे हो भाई? आवाज आ रही है? पेपर कैसे हुआ? ठीक था? हार्ड था? हाँ? कहाँ से अपने वाला? एट्टी वन है ना? अपने अपने पेपर निकाल लो भाई। पेपर दिया किस किसने नहीं? किस किसने पेपर दिया था? हाथ खड़े करो। सबने दिया है? नमस्कार भाई, नमस्कार। चलो, अपना पहला क्वेश्चन है 81, जिसके अंदर ए मेथड ऑफ मोटिवेटिंग द पीपल टू अडॉप्ट ए न्यू प्रैक्टिस बाय शोइंग व्हाट हैज एक्चुअली बीन अचीव्ड बाय अप्लाइंग द प्रैक्टिस अंडर फील्ड कंडीशन। क्या किया भाई? ये ऐसा का ऐसा ही लिखाएगा, ये अपन ने लिखा भी था। ठीक है, हिंदी में देख लो। लोगों को एक नई प्रथा अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए विधि, जिसमें दिखाया जाता है कि क्षेत्र की परिस्थितियों में उस प्रथा को लागू करने से वास्तव में क्या हासिल हुआ है। ठीक है, ये हिंदी यहाँ मिल जाएगी आपको, अगर वहां नहीं मिल रही हो ना। सर, मेरी एग्रोनॉमी की कॉपी गुम गई। एग्रो की यहाँ कैसे आ रही है? ऑनलाइन में कोई नोटिफिकेशन नहीं आता? आता ही है, ऑनलाइन में तो आता ही है। नहीं आता भाई तो मुश्किल काम है, अब क्या करें हम तो। 82 में देखो, जब किसान खेत में नहीं होता तो विस्तार कार्य करता, दौरा करता है। तो इस्तेमाल की जाने वाली विधि है ए मेथड व्हेन फार्मर इज नॉट इन द फील्ड व्हाइल एक्सटेंशन वर्कर मेक्स ए विजिट। क्या करेगा? फ्लैग मेथड लगा के आ जाएगा। किस में आएगा, स्पोकन या रिटर्न? स्पोकन, याद रखना है। फ्लैग कैसा है? स्पोकन। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए हैं। आईवीएलपी का विस्तार क्या है? ठीक है, तेरे आईवीएलपी का विस्तार क्या है भाई? ये है ना, इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। किस किसने गलत किया है? ऐसे कोई नहीं बताएगा? दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे खड़े करो तो क्या हो गया? ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे, यही बताना चाह रहा हूं। कहीं ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा लगेगा कि अपने को कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे। ऐसे क्वेश्चन सिंपल लगते हैं पर गलत होते हैं। ठीक है, अपन ने ये बात की थी कि इसमें से ऐसे पूछ सकता है। सर थोड़ा जूम कर लो, और जूम करेंगे तो ये तो वैसे ही नहीं दिखेगा, ये मेरे को ही मुश्किल से दिख रहा है। ठीक है, एनएटीपी के तहत एटिक निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? एनएटीपी खुद ही किसके अंडर में आता है? आईसीआर के। और उसका अपन कहे तो आई एटिक भी किसके अंडर आएगा? आईसीआर के। ठीक है, उसके बाद में एनएटीपी अपन ने देखा था। एनएटीपी में क्या याद रखना था? आईटीडी याद रखना था। ठीक है, प्लांट इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, प्लांट इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये किसके बारे में पढ़ा था? एनएटीपी के बारे में। ठीक है, यही पूछ लिया कि एनएटीपी क्या है, तो इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन। अगर अपने को कहे टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट, तो क्या करेंगे? टीएआर, टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट। आईवीएलपी नहीं पढ़ा अपन ने? हाँ, इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम नहीं पढ़ा? चलो ये अभी कर लेंगे अपन, है ना। फिर इसके बाद देखना, चैनल में रखने से पहले संदेश को संभालने का तरीका क्या कहलाता है? द वे इन विच मैसेज इज हैंडल्ड बिफोर प्लेसिंग इन द चैनल, तो उसको क्या बोलेंगे? सी टी
CTR, CM स्टार है ना, CM स्टार, तो वो CM स्टार ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद में देखो वह कड़ी जो स्रोत को प्राप्तकर्ता से जोड़ती है, क्या है? चैनल। उसके बाद में ट्रस्टवर्दीनेस एंड कॉम्पिटेंसी आर एलिमेंट ऑफ क्रेडिबिलिटी, और वो फाइडेलिटी किसका होगा? फेथफुलनेस, ठीक है। F से F याद रखना है। क्रेडिबिलिटी किसका था? ट्रस्टवर्दीनेस का, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद में एटीट्यूड ऑफ कम्युनिकेशन सोर्स इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। एटीट्यूड क्या होना चाहिए? सेल्फ होना चाहिए, ऑडियंस होना चाहिए, और कंटेंट का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा द कम्युनिकेशन स्किल्स दैट गेट एम्फेसाइज ऑन लिसनिंग एंड रीडिंग। तो लिसनिंग और रीडिंग कौन करेगा? हाँ, रिसीवर करेगा ना। तो रिसीवर का काम क्या होता है? डिकोड करना। तो ये डिकोडिंग हो गई, ठीक है। तो याद वैसे रखना है। ये किसने गलत किया? किसी ने गलत नहीं किया ही नहीं। संचार कौशल जो सुनने और पढ़ने पर जोर देते हैं, ये तो करने वाला था। किसने नहीं किया? किसने गलत किया? किसने सही किया? शाबाश। संचार बाधा जिसमें लोग चीजों को अलग अलग अर्थ देते हैं, सिमेंटिक, ठीक है। टेक्निकल में क्या होता है? इंफॉर्मेशन ही गलत हो जाती है, ठीक है। सिमेंटिक बैरियर, द कम्युनिकेशन बैरियर वेयर इन पीपल अटैच डिफरेंट मीनिंग टू थिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद में विकृति प्रकार जिसमें संदेश के साथ अवांछित जानकारी चली जाती है। किस में जाती है भाई? मिराज में जाती है। और सबसे ज्यादा अपन ने देखा था इसके अंदर मैक्सिमम डिस्टोर्शन होता है। और अपन ने कहा था कि इसके साथ में अनवांटेड इंफॉर्मेशन, मैसेज के साथ में अनवांटेड इंफॉर्मेशन, अवांछित जानकारी भी चली जाती है, ठीक है। उसके बाद में द प्रोसेस थ्रू विच वी अराइव एट एक्सपेक्टेशंस एंड एंटिसिपेशन ऑफ इंटरनल साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम मन की आंतरिक मनोवैज्ञानिक स्थिति की अपेक्षाओं और प्रत्याशाओं तक पहुंचते हैं। पढ़ा था अपन ने। एम्पैथी का मतलब ये होता है। एम्पैथी क्या करती है कि दूसरे के माइंड में उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, उसको समझना ही क्या होता है? एम्पैथी होता है, ठीक है। एम्पैथी को क्या कहते हैं भाई? अन्वेषण। अन्वेषण कहते हैं क्या? सहानुभूति। अच्छा, सहानुभूति। अन्वेषण एक्सप्लोरेशन को बोलते हैं ना। चलो, अफवाह फैलाने में शामिल एक अनौपचारिक संचार प्रकार, द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टाइप इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ रूमर, ये अपन ने पढ़ा था। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन किस टाइप का होता है? इनफॉर्मल टाइप का होता है, ठीक है। SMCR मॉडल, बर्लो का SMCRE मॉडल, रोजर्स एंड शूमेकर का, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा परावर्तिक प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। परावर्तिक प्रोजेक्टर, परावर्तिक कौन होता है? रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्टर कहां लगाया जाता है? एपीडियोस्कोप, जिसको ओपेक भी बोलते हैं ना। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है रिफ्लेक्टेड, जिसको ओपेक भी बोलते हैं। और वो कौन है? एपीडियोस्कोप। इसमें तो और कोई ऑप्शन ही नहीं थे, अगर एक ही ऑप्शन था, ठीक है। ओवरहेड प्रोजेक्टर तो अपने को पता ही है, इनडायरेक्ट टाइप का है। चलो, किसी भी दृश्य को पढ़ते समय मानव आंख सामान्य रूप से चलती है। चलती है कैसे? जेड करके देखा था कैसे है? चलती है ना जेड। तो ये आप पेपर पढ़ रहे हो, उसको ही देख लेते ऐसे करके तो पता चल जाता है ना। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, ये अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं। ये मैंने बताया था क्वेश्चन कि ये क्या है? द टीचिंग एड विच बेस्ट रिप्रेजेंट सस्पेंस, सीक्वेंस, स्टोरी टेलिंग। अब अगर ऑल ऑफ द अबव आया तो तीनों कर दिया, और अगर इसकी जगह ये आ जाता नन ऑफ द अबव तो अपन क्या कर देते थे? पैरेललोग्राफ, ठीक है।
भारतीय द पर्सन एक्टिवली इन्वॉल्व विद इंडियन विलेज सर्विस, आईबीएस किसने दिया? मॉइस्चर कब दिया था आईबीएस? आईबीएस की डेट क्या थी? 45 1945। हाँ। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? मंडल, टू टायर सिस्टम था और 2 लाख से पॉपुलेशन कम थी वहां के लिए था, है ना? चलो हो गए, इतने ही है। 20 क्वेश्चन देना, इसके बाद थोड़ी है। 80 से हो गए। अब 20 में से 20 किसके सही है? 20 किसी के नहीं है। सर ये टेस्ट तो हुआ था, इतना बता दीजिए प्लीज। ये टेस्ट कब हुआ था? ये संडे को हुआ था भाई। फर्स्ट क्वेश्चन में रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होना चाहिए भाई। मैं बताया था क्लास में कि रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन और फील्ड डे में ध्यान देना है। अभी ये तुमको लगेगा रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मेरे को पता है, इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन भी बनाया और क्लास में भी मैंने बार बार कहा था कि फील्ड डे और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में तुमको दिक्कत होगी। ध्यान देना दोनों के अंदर की लिखा क्या हुआ है स्टेटमेंट में, ठीक है? तो ये रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकता भाई। सर थोड़ा जूम कर दिया भाई, हो गया, ठीक है? थर्ड बैच का नहीं लगा पेपर, अब वो किसका लगा है नहीं लगा वो आप देख लेना, ठीक है? अब 20 में से 19 किसके सही है? 19 सही है, शाबाश। 18, 18 दो के तो थे, ऊंचा करो हाथ। 18 है बच्चे, अच्छी बात है। हाँ। 17, 1 2 17 है ना? 16, 16 2 3 4, 4 के 16, 15 थे तो आगे ना बैठे करो तो 15, 15, अच्छा 4 के 15, 14। इस पेपर में 14 नहीं, कम हो गए। 15 से ऊपर जिस जिसके क्वेश्चन सही हुए हैं उसके ठीक जा रहा है उसका, ठीक है? जिसके 15 से कम हुए हैं उसको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, क्योंकि नया क्वेश्चन इसके अंदर एक भी नहीं डाला मैंने। जो अपन ने क्लास में डिस्कस किया वही क्वेश्चन आए हैं सारे, और मैंने कहा था कि इन क्वेश्चन पे ध्यान देना है, वही मैंने जानबूझ के डाले क्वेश्चन कि आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं। तो 15 से ऊपर जिसके सही है वो सेफ है, ठीक है? 15 से कम है वो दोबारा पढ़ो चीजों को, और थोड़ा मैंने बोला है वहां पे ध्यान दो, वरना क्वेश्चन गलत होंगे, एक्सटेंशन में क्वेश्चन सही नहीं होंगे। लगता है कि अपने को ठीक है हो जाएगा, पर्सन नहीं होगा, ऐसे रिजल्ट फील्ड इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, किसमें? ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट लिखा है तो हाँ। हाँ, रिफ्लेक्टेड, इसी को ओपेक को रिफ्लेक्टेड भी बोलते हैं। हाँ, एक डायरेक्ट था एक इनडायरेक्ट था एक ओपेक था, इसको रिफ्लेक्टेड भी बोलते हैं, लिख लेना अगर नहीं लिखा हुआ तो। और तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते थे। उसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर एक था, और ओवरहेड प्रोजेक्टर अपने को पता है कैसा है, इनडायरेक्ट है। तो रिफ्लेक्टेड टाइप कौन है? एपीडियास्कोप है, ठीक है? पहले की लैंग्वेज समझ में नहीं आई, कौन से पहले की? उस फील्ड डे वाले की क्या लैंग्वेज? भाई मैंने क्लास में बताई थी, समझ में आ जानी चाहिए थी। नहीं आई तो एक बार दोबारा देख लेना भाई, आ जाएगी। कितने दिन नहीं आएगी। अब एक वो अपना आईवीएलपी नहीं लिखा अपन, है ना? तो आईवीएलपी जहां प्रोग्राम थे वहां एक आईवीएलपी और लिख लेना।
हाँ करवा देंगे, रेडी भी करवा देंगे। सिंपोजियम क्या होता है कम्युनिकेशन में? सिंपोजियम कम्युनिकेशन में नहीं, आगे अपन ट्रेनिंग में पढ़ेंगे, है ना। एक होता है सिंपोजियम, एक होता है सेमिनार। सिलेबस हफ्ते भर में हो जाएगा भाई। कितनी क्लास होगी अपनी? कितनी? 20वीं है ना? 24वीं? हाँ तो हफ्ते में 36 एक क्लास में हो जाएगा। है ये प्रोग्राम में करना है क्या? हाँ प्रोग्राम में करना है ना। जहां प्रोग्राम लिखे थे वहां करना है इसको। इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम 1995 में आया। एक तो इसकी फुल फॉर्म आएगी एग्जाम में, ये याद रखनी है भाई, इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। ये अपन ने डिस्कस किया था, फिर लिखना भूल गए। मैंने जब बताया था कैसे नहीं किया, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, मैंने बताया था कि ये इसमें याद रखना है, और TAR टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट IBLP में याद रखना है, ऐसा मेरे याद है, मैंने बोला था। ठीक है, वो लिखा नहीं अपन ने। ठीक है, इसमें TAR याद रखना, IBLP के साथ ही जोड़ लो। क्या? TAR, IBLP TAR। IBLP किसके लिए है? TAR के लिए, टेक्नोलॉजी असेसमेंट और रिफाइनमेंट के लिए। अब देखो कैसे, अब ये बेस किस पे है? एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस पे है। एग्रो इकोसिस्टम मतलब हर जगह का इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम अलग होगा, हर एरिया का अलग हो। जैसे उदयपुर में भी अलग अलग एग्रो इकोसिस्टम हो सकते हैं। अपन कहें कि उदयपुर की अगर दक्षिणी साइड में देखें तो वहां प्लेन एरिया है और पानी ठीक है, तो वहां का एग्रो इकोसिस्टम अलग हो सकता है। और अपन कहें कि उसका नॉर्थ पार्ट या देखें तो उधर पहाड़ियां हैं, तो पहाड़ियों में एग्रो इकोसिस्टम वहां का अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था IVLP का, वो क्या था कि सबसे पहले तो एग्रो इकोसिस्टम का एनालिसिस करना है कि कहां कैसा एग्रो इकोसिस्टम है, और उसके बेसिस पे टेक्नोलॉजी का असेसमेंट करना है। और रिफाइंड टेक्नोलॉजी अगर उस एरिया में एग्रो इकोसिस्टम में वो उसकी कंपेटिबिलिटी है, तभी उसको वहां अपन लेके जाएंगे टेक्नोलॉजी को। तो उसका असेसमेंट करना पहले, किसके अकॉर्डिंग? एग्रो इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग। और वो रिफाइंड टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंचाने का काम किसके थ्रू करना है? IVLP के थ्रू करना है, इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। किसको जोड़ रहे हैं? इंस्टीट्यूट को विलेज से जोड़ रहे हैं। किसके थ्रू? एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस से। और उस एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस से अपन क्या कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी का असेसमेंट कर रहे हैं और रिफाइनमेंट कर रहे हैं। तो अब सीधा ही पूछेगा कि टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट किसका उद्देश्य है, तो अपन क्या कहेंगे? इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम, जो 1995 में आया और किस पे बेस्ड है? एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस पे। याद रखिएगा। चले आगे, चलो। क्या पढ़ा था अपन ने लास्ट? ग्रुप पढ़ रहे थे। Which of the following is not a method of group communication? Not a method of group communication. डेमोस्ट्रेशन है, सिंपोजियम नहीं है, सिंपोजियम में मास भी हो सकता है, फ्लैनल ग्राफ है, सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर नहीं है भैया ना पूनम। डी, नोट ए मेथड ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन, सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर सब में बटेगा। ठीक है, सिंपोजियम का मतलब क्या होता है?
सिंपोजियम के अंदर अपन आगे भी पढ़ेंगे। जैसे आपने सेमिनार पढ़ा है, सेमिनार पता है क्या होता है? नाम सुना है सेमिनार का? सेमिनार जब भी होगा, जैसे मैं कहूं मेरा थीसिस सेमिनार है, मेरा क्रेडिट सेमिनार है, तो उसका मतलब क्या होता है कि उस सेमिनार के अंदर जो प्रेजेंटर होता है, जो प्रेजेंट कर रहा होता है, उसकी खुद की रिसर्च होती है। ठीक है, तो वो खुद की रिसर्च को प्रेजेंट करता है किसके अंदर? सेमिनार के अंदर। तो सेमिनार के अंदर जो डाटा होगा, रिसर्च होगी, वो किसकी होगी? प्रेजेंटर की खुद की होगी, तो उसको अपन सेमिनार बोलेंगे। सिंपोजियम के अंदर क्या होता है कि एक टॉपिक है, उस टॉपिक के अपन अलग अलग सब टॉपिक्स बांट लेते हैं। जैसे अपन ने कहा अनार की खेती कैसे करें, तो अब अनार की खेती में एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस एक जना प्रेजेंट करेगा, सोइल के टाइप कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकती है, सोइल अगर नहीं है तो कैसे बनाएंगे, तो वो सोइल का अलग प्रेजेंट कर सकता है, कीट कौन कौन से लगते हैं वो अलग प्रेजेंट कर सकता है, उसमें बीमारियां कौन सी लगेंगी वो अलग प्रेजेंट कर सकता है। तो एक टॉपिक के सब टॉपिक बना के उस टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, वो किसके अंदर करते हैं? सिंपोजियम के अंदर। और सिंपोजियम में उसके बाद में क्या हो जाता है कि बाद में फोरम, उसके बाद में सिंपोजियम के बाद में फोरम होता है और उसमें डिस्कशन होता है उस टॉपिक के बारे में, उससे पूछा जाता है जो सामने बैठे वो, तो वो सिंपोजियम में होता है। तो सिंपोजियम को अपन ग्रुप में ले सकते हैं, बट सर्कुलर अपन ने पढ़ा था कि सर्कुलर कैसा है? मास है। ठीक है, चलो ऐसे ये पढ़ेंगे अपन लास्ट में, जब ट्रेनिंग मेथड्स पढ़ेंगे तब ये सारे सेमिनार सिंपोजियम सब पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रुप पढ़ रहे थे अपन, ग्रुप में अपन ने लास्ट में वॉलेंटियर और इनवॉलेंटियर ग्रुप पढ़ा था ना। वॉलेंटियर ग्रुप में क्या होता है? मर्जी से शामिल होते हैं, और इनवॉलेंटियर ग्रुप में अपने आप ही शामिल हो जाते हैं कि अपनी मर्जी से नहीं, बट अपन उस ग्रुप का, अपन ने ऐसा क्वालिफिकेशन है अपने के अंदर, अपने जबरदस्ती उसके हिस्सा बन गए। ठीक है, तो वो कैसा है? इनवॉलेंट्री ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद में एक डेलीगेट हो सकता है, इसमें ग्रुप में लिख रहे हैं अपन, ग्रुप के अलग अलग टाइप है, एक अपन अलग अलग टाइप लिख रहे हैं। ऐसे ही एक ग्रुप होता है जिसको अपन बोलते हैं डेलीगेट, डेलीगेट, डेलीगेट ग्रुप। ग्रुप में ही आगे लिख रहे हैं भैया ना, वो प्रोग्राम वाला से आगे वापिस अपन जहां सोशियोलॉजी पढ़ रहे थे वहीं आ जाना। ठीक है, अब भी मैसेज मत करना कि कहां लिख रहे हैं। ठीक है, डेलीगेट ग्रुप, डेलीगेट क्या बनाते हैं भाई? नाम सुना है? कि ये डेलीगेट जा रहा है, जैसे अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए और वो अलग अलग डेलीगेट्स बना के भेजे ना, कि ये जाके आप फ्रांस कोई जा रहा है, जर्मनी कोई जा रहा है, यूएस कौन सा ही डेलीगेट गया, तो वो डेलीगेट का मतलब क्या है? वो डेलीगेट ग्रुप बनाया अपन ने, उसका मतलब क्या हुआ? क्या होता है डेलीगेट? कि अपन ने चुन के अपने बीच में से भेज दिए मेंबर्स जो प्रेजेंट कर रहे हैं पूरे ग्रुप को। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं डेलीगेट। जैसे अपन ने स्पेसिमेन में देखा था ना कि स्पेसिमेन क्या करता है? एक सैंपल जो पूरे को प्रेजेंट कर रहा हो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पेसिमेन। और ऐसे इलेक्टेड मेंबर्स जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको अपन क्या बोलते हैं? डेलीगेट। वो 5 जने गए हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, तो इसलिए अपन ने क्या कह दिया? ये कैसा ग्रुप है? डेलीगेट ग्रुप है। ठीक है, तो डेलीगेट ग्रुप के बारे में लिख लो भाई। members representative of and chosen by group, of and chosen by ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं? डेलीगेट ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, पूरे समूह में से कोई एक का चुनाव करके आगे भेजना, कोई एक का नहीं ना, कोई एक का चुनाव करेंगे तो ग्रुप बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा।
तो कुछ का एक से ज्यादा का चुनाव होगा। ठीक है, ऐसे हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, बड़े ग्रुप में से, बड़े ग्रुप में से कुछ लोगों का, कुछ लोगों का, कुछ लोगों के समूह का, बड़े समूह में से कुछ लोगों के समूह का चुनाव करके, चुनाव करना, चुनाव करना जो उस बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, उस बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? डेलीगेट ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, आगे चले। अब लिख लो भाई, कम्युनिटी, ग्रुप कंप्लीट हो गया है ना, आगे लिख लेना, ग्रुप कंप्लीट हो गया, ग्रुप के बाद में लिख रहे हैं कम्युनिटी। अपन ने फैमिली पढ़ लिया, ग्रुप पढ़ लिया, और अभी पढ़ रहे हैं कम्युनिटी, समुदाय। कम्युनिटी क्या होता है? समुदाय। क्या बताया था मैंने, कम्युनिटी किसको बोलते हैं? क्या जरूरी है कम्युनिटी में? क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, जियोग्राफिक डीमार्केशन, याद रखना है नाम ही, जियोग्राफिक डीमार्केशन। मैंने बताया था आपको कि क्या होना जरूरी है, जियोग्राफिक डीमार्केशन होना चाहिए, का एक ऐसा एरिया या जियोग्राफिक डीमार्केशन जिसके अंदर रहने वाले ग्रुप ऑफ पीपल को अपन क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। तो एक एक याद, एक ही चीज रखनी है कम्युनिटी में। क्या याद रखेंगे कि कम्युनिटी का सबसे बेस्ट चीज क्या है कि उसके पास क्या है? जियोग्राफिकल डीमार्केशन। डीमार्केशन मतलब मार्केशन, जियोग्राफिकल डीमार्केशन, डीमार्केशन मार्किंग, जियोग्राफिकल मार्किंग है कि ये इतनी इतनी जियोग्राफी है, इसके अंदर रह रहे हैं। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान की जियोग्राफिक डीमार्केशन है कि ये राजस्थान है, तो इसके रहने वाले, इसके अंदर रहने वाले क्या हो जाएंगे? राजस्थानी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अपन ने कहा भारत है तो भारत के अंदर रहने वाले क्या हो जाएंगे? भारतीय हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कम्युनिटी की भारतीय समुदाय। ठीक है, राजस्थानी समुदाय। अपने कहा कि ये नीचे नीचे वाले में यहाँ यहाँ क्या है? मेवाड़ है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं कि ये मेवाड़ी समुदाय है। ठीक है, जैसे अपन ने कहा यहाँ यहाँ क्या है? मारवाड़ है, तो ये कैसा है? मारवाड़ी समुदाय है। तो क्योंकि इसकी एक जियोग्राफिकल बाउंड्री है, इसका मार्केशन है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? कम्युनिटी। तो कम्युनिटी हमेशा अपन यूज गलत करते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि हमेशा क्या जरूरी है कम्युनिटी में? एक बाउंड्री होना जरूरी है, जियोग्राफिकल डीमार्केशन होना जरूरी है। ठीक है, जैसे अपन ने क्या याद किया था कि एक ग्रुप होगा, उसके अंदर क्या होगा? ग्रुप के लिए दो चीजें याद की थी। क्या याद की थी? क्या होना चाहिए? दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, और क्या होना चाहिए? रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन होना चाहिए। ऐसे ही अपन ने फैमिली के लिए याद किया था। क्या याद किया था? डेफिनेट सेक्स रिलेशनशिप होना चाहिए, और उसका काम क्या होना चाहिए? प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग, के पैदा करना और बड़ा करना, पालन पोषण करना। तो ये इतनी इतनी चीज याद रखेंगी तो सारी कंप्लीट है। ठीक है, चलो ये ऐसे बना लेना भाई।
चलो कम्युनिटी में लिखो। एक नोट करके लिख लेना ऐसे। ठीक है, इसमें लिख लेना चाहिए भारतीय समुदाय, राजस्थानी समुदाय, मेवाड़ी समुदाय, मारवाड़ी समुदाय। तो इसको ऐसे याद रहेगा, है ना। और ये कास्ट होती है, ये समुदाय नहीं होता। ऐसे कहते कि ब्राह्मण समुदाय, बनिया समुदाय, ये कुछ नहीं होता, ये गलत यूज करते हैं अपन, है ना। समुदाय में हमेशा बाउंड्री होना जरूरी है। वो कास्ट है, वो कास्ट ग्रुप है, वो कभी भी अपन उसको कम्युनिटी नहीं बोल सकते। ठीक है, हुआ। अब एक चीज और देखते हैं अपन, ये समझ में आया ना। कम्युनिटी, कम्युनिटी में एक चीज ध्यान रखनी है, चाहे कोई रहे नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं। एक होता है एग्रीगेशन और एक होता है कलेक्टिविटी। ये दोनों एक जैसे से वर्ड हैं, बट इनमें एक चीज अपने को इनको अलग करती है, वो ध्यान देना है। एग्रीगेशन का मतलब होता है कि एक फिजिकल प्रोक्सिमिटी में है तो सही, बट आपस के अंदर बातचीत नहीं कर रहे, इंटरेक्शन नहीं कर रहे, तो उसको तो अपन क्या बोल देंगे, एग्रीगेशन। अगर आपस के अंदर इंटरेक्शन कर रहे हैं एक फिजिकल प्रोक्सिमिटी में, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, कलेक्टिविटी। ठीक है, जैसे अपन ने देखा कि रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, तो भीड़ इकट्ठी हो गई। तो भीड़ जब तक वहां इकट्ठी है, जब तक उसको एम्बुलेंस में बिठा के ले नहीं जाते, ठीक है, तो वो आपस में बात नहीं कर रहे, बट वो उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक है। उस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को लेके वो लोग इकट्ठे हो गए, बट आपस में बात नहीं कर रहे। जैसे आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए, तो मूवी देखने गए, इकट्ठे तो हो रखे हो, बट आपस में नहीं बात कर रहे। सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मूवी है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन। ठीक है, कलेक्टिविटी में क्या होगा, आप एक फिजिकल प्रोक्सिमिटी में हो तो सही, बट आप आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो। अगर इंटरेक्ट कर रहे हो तो उसको अपन क्या बोल देंगे, कलेक्टिविटी। इंटरेक्शन हो रहा है तब तो कलेक्टिविटी है, अगर इंटरेक्शन नहीं हो रहा तो क्या है। ठीक है, जैसे जेसीबी की खुदाई चल रही है, तो वो एग्रीगेशन है कि कलेक्टिविटी है, एग्रीगेशन है। जेसीबी की खुदाई चल रही है, अपन सिर्फ उसको देख रहे हैं, जब तक वो खोद रही है तब तक ठीक है, वरना सब अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, आपस में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जेसीबी। जेसीबी क्या कर रही है, खुदाई कर रही है। ठीक है, चलो। तो एग्रीगेशन का मतलब क्या हो गया कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को लेके एक कॉमन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और वो एक फिजिकल प्रोक्सिमिटी में होंगे, बट आपस के अंदर इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो इसमें ऐसे लिख सकते हो, कॉमन
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, in a physical proximity no interaction। इसमें ये ऊपर वाली दोनों चीजें होंगी, इंटरेक्शन होगा। यहां इंटरेक्शन नहीं हो रहा, वहां इंटरेक्शन होगा। हाँ, किसकी? कम्युनिटी की। कम्युनिटी हो गया ना पूरा, अलग से वो लिखा रहा हूं। कलेक्टिविटी एग्रीगेशन नाम ही अलग हो गए, कम्युनिटी से लेना देना कैसे हुआ इनका? इनकी कोई बाउंड्री है क्या? इसमें ऐसे लिख लेना भाई, सिनेमा ऑडियंस, एग्जाम्पल लिख लो इसका, सिनेमा ऑडियंस, सिनेमा ऑडियंस क्राउड, क्राउड एट एक्सीडेंट प्लेस, एक्सीडेंट वाली जगह की भीड़। एक तो होती है भीड़, क्राउड, ठीक है, और एक होती है मोब। मोब नाम सुना है? मोब। एक तो अपन कहते हैं कि ये क्या है, क्राउड है, ठीक है। एक अपन कहते हैं ये मोब है, होती ये भी क्राउड है, बट मोब में क्राउड में क्या डिफरेंस है? मोब किसको बोलते हैं? क्या मोब लिंचिंग हो गई, बोलते हैं ना कि मोब लिंचिंग हो गई, तो मोब लिंचिंग का मतलब क्या है? भीड़। तो लिंचिंग किसने की? भीड़ ने की। तो भीड़ तो वही क्राउड भीड़ है, मोब में क्या हो गया? हाँ, उपद्रवी भीड़ होती है ना, जो उपद्रव करती है, जैसे तोड़ फोड़ कर रही है, कोई चीज को नुकसान पहुंचा रही है, तो उसको तो अपन बोलते हैं मोब। और ऐसे इकट्ठे हो रखे हैं, खड़े हैं बस, नॉर्मल इनएक्टिव है, कोई तोड़ा फोड़ी नहीं करते, शांति से है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्राउड। ठीक है, याद रहे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, है ना, जनरल नॉलेज के लिए बताए। सर जेसीबी कहां पर खुदाई करती है? जहां पे उसको जरूरत होती है। ठीक है, ये समझ में आया? एग्रीगेशन कलेक्टिविटी समझ में आ गई। कलेक्टिविटी में लिख लो ग्रुप डिस्कशन, इंटरेक्ट कर रही है, ग्रुप भी है। अरे मेरे को पहले ही पता चल गया, तो मैं बता ही रहा था। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन लिख लो, उसमें इंटरेक्ट भी कर रहे हैं और कलेक्ट भी हुए। और कैसा हो सकता है भाई? और क्या क्या हो सकता है इसके एग्जाम्पल? कलेक्टिविटी का कोई एग्जाम्पल और बताओ। हाँ हाँ, शादी, शादी होती है ना, शादी में अपन इकट्ठे हुए, आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो मैरिज, मैरिज फंक्शन भी कैसा है? कलेक्टिविटी है, एग्रीगेशन नहीं है। ठीक है। हम्म, सेमिनार, सिंपोजियम, ये सारे कलेक्टिविटी हैं। अब अगर कोई गेम चल रहा है, उसमें दर्शक हैं, तो दर्शक क्या एग्रीगेशन है कि कलेक्टिविटी है? हाँ, एग्रीगेशन है, उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? गेम है। और वो वहां आके इकट्ठे तो हैं, बट उनका आपस में कुछ नहीं है, वो सिर्फ क्या देखने हैं? मैच देखने आए। ठीक है, क्या हो गया? चले आगे।
अब आगे लिख रहे हैं अपन, ग्रुप देखा था अपन ने, उसी में अपन ऐसे देख रहे हैं कि ग्रुप डेवलपमेंट कैसे होता है, ग्रुप का विकास कैसे होता है, ग्रुप कैसे बनता है। ग्रुप कैसे बनता है, उसका विकास कैसे होता है वो देखेंगे। इस ग्रुप को, इसके ग्रुप के डेवलपमेंट के 5 स्टेजेस दिए किसने, ब्रस टक्समैन ने, ठीक है। ग्रुप डेवलपमेंट के 5 स्टेजेस दी किसने, ब्रस टक्समैन ने। क्या क्या दी वो देखो। ग्रुप सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, उसके बाद में उसमें दिक्कत आएगी, स्टॉर्मिंग होगी, स्टॉर्मिंग, उसके बाद में नियम बना देंगे, नॉर्मिंग, उसके बाद में वो क्या करेगा, परफॉर्मिंग, उसके बाद में एडजॉइनिंग। एक बार लिख लो फिर समझते हैं क्या होता है। सर गांव में जेसीबी चलती है तो लोग देखते भी हैं और बातें भी करते हैं। बातें करते हैं तो वो कलेक्टिविटी हो जाएगी, अगर नहीं करते तो वो एग्रीगेशन हो जाएगा। बस इसमें दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि बस अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो कलेक्टिविटी है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, एग्रीगेट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एडजॉइनिंग, ADJOINING, ज्वाइनिंग, एडजॉइनिंग। नीचे कर देंगे भाई, ग्रुप डेवलपमेंट। तुम इंतजार करते हो कि मैं बोलूंगा तब लिखोगे, हाँ? तो मैं यहां लिख रहा हूं तब तो मैं समझा नहीं रहा, तो फटाफट लिख लिया करो। लिख लिया। अब देखो, समझो एक बार क्या हो रहा है इसमें। एक तो पांचों को ऐसे याद रखना है, डायरेक्टिव, फॉर्मिंग, स्टोर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉइनिंग। 2-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, फॉर्मिंग, स्टोर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉइनिंग। अब समझते हैं होता क्या है इसमें। ग्रुप सबसे पहले क्या होगा, फॉर्म होगा, ग्रुप बनेगा। ठीक है, अब ग्रुप बनेगा तो ग्रुप में कैसे कैसे अलग अलग टाइप के लोग आएंगे, अलग अलग मानसिकता वाले अलग अलग लोग आएंगे। तो वो आपस में क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे, कन्फ्लिक्ट करेंगे। कन्फ्लिक्ट करेंगे तो उसको अपन क्या बोल देंगे, तूफान आ जाएगा, उसमें स्टोर्म आ जाएगा ग्रुप में। ठीक है, कि ग्रुप बना, उसमें अलग अलग विचारों के लोग आए तो आपस में कन्फ्लिक्ट हुआ, और कन्फ्लिक्ट की वजह से ग्रुप में क्या आ गया, स्टोर्म आ गया, तूफान आ गया। अब उस तूफान को संभालने के लिए क्या करेंगे, नॉर्म्स बनाएंगे, कुछ नियम बनाएंगे कि ऐसा ही बिहेव करना है ग्रुप में रहना है, तो वरना ग्रुप से निकाल दिए जाओगे। ठीक है, तो ये नॉर्म बनाएंगे कुछ ग्रुप के, वो नॉर्म बन जाएंगे तो उस नॉर्म्स के हिसाब से जो लोग हैं ग्रुप में वो क्या करने लग जाएंगे, बिहेव करने लग जाएंगे, और उसकी वजह से ग्रुप में क्या होगा, परफॉर्मेंस आएगा, और परफॉर्मेंस आएगा तो उस ग्रुप में और अलग एक्टिविटी भी जुड़ेंगी। कि ग्रुप पहले किसी के एक पर्पज के लिए बनाया गया था, अब अगर वो पर्पज फुलफिल हो रहा है, वो पर्पज, वो ग्रुप अच्छे से काम कर रहा है, तो और एक्टिविटी भी ओपन उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप डेवलपमेंट। और इसको कितनी स्टेज दी, 5। किसने दी, ब्रस टक्समैन ने। ब्रस ने क्या कहा कि 5 स्टेजेस हैं, कौन कौन सी, फॉर्मिंग, स्टोर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉइनिंग। सबसे पहले क्या होगा, ग्रुप बनेगा,
बन जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, स्टॉर्म आएगा। स्टॉर्म को करने के लिए, स्टॉर्म को निपटने के लिए क्या बनाएंगे, नियम बनाएंगे, और नियम जब बन जाएंगे तो परफॉर्मेंस आएगी, और परफॉर्मेंस आएगी तो और एक्टिविटी भी ग्रुप में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पांचों याद रख लोगे। तो ये एक एक बात लिख लो। सबसे पहले ग्रुप में क्या हुआ, अब फॉर्म हुआ है ग्रुप, तो अपने को पूछेगा सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी किस पे है, किस स्टेज पे सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। तो अनिश्चितता कहां होगी, जब ग्रुप फॉर्म हो रहा है, कि ग्रुप चलेगा कि नहीं, ग्रुप में कैसे कैसे लोग आएंगे, वो सारी अनिश्चितताएं, सबसे ज्यादा अनिश्चितताएं किस स्टेज पे होंगी, जब ग्रुप फॉर्म होगा। ठीक है, अब स्टॉर्म होगा तो इसका मतलब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स हाँ, झगड़ा। ठीक है, एक होता है कंपटीशन और एक होता है कॉन्फ्लिक्ट, आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन आएगा तो उसमें पढ़ेंगे कि कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट में क्या अंतर है, कैसे काम करता है कॉन्फ्लिक्ट और कैसे काम करता है कंपटीशन। ठीक है, नॉर्मिंग में अपन क्या बनाएंगे भाई, इससे नॉर्म जब बन जाएंगे तो इससे क्या आएगा, क्लोज कोहेंसिवनेस आएगा। कोहेंसिवनेस, परस्पर जुड़ाव महसूस होगा नॉर्म से, परस्पर जुड़ाव। हैंड टू हैंड लिखते हैं साथ में। ठीक है, अब जब जुड़ाव आ गया ग्रुप में तो अभी क्या होगा, ये ग्रुप उड़ने लग जाएगा। विंडिंग अप मतलब काम उड़ा देगा ये ग्रुप। ठीक है, तो पंख आ जाएंगे ग्रुप के, तो विंडिंग अप, उड़ने लग जाएगा भाई, हवा में आ जाएगा ग्रुप। ठीक है, और अब हवा में जब आ गया ग्रुप तो इसके अंदर क्या कर देंगे, एक्टिविटीज बढ़ा देंगे। तो एनहांस एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना भाई, अनिश्चितता झगड़ा, उसके बाद में परस्पर जुड़ाव, उसके बाद में तेजी पकड़ना कि काम इसमें तेजी पकड़ जाएगा, विंडिंग अप, है ना, हवा की गति से काम करेगा। ठीक है, हवा की गति से काम करेगा, उसके बाद में और कार्य भी उसमें बढ़ा दिए जाएंगे। लिख लिया, समझ में आ गया। ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस कितनी हैं, किसने दी, ब्रश टैक्समैन ने। कौन कौन सी दी, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉइनिंग। याद रखिएगा, इंग 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 करना है। ठीक है, कहीं इंग इंग करते आगे वाला मत भूल जाना। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म होगा, फिर झगड़ा होगा, फिर नॉर्म बनाएंगे, फिर परफॉर्म करेंगे और फिर एडजॉइन करेंगे। ठीक है भाई, इसके बाद अलग हो गए कंप्लीट। ठीक है, ग्रुप से रिलेटेड चीजें अपन ने कर ली। ठीक है, कम्युनिटी भी एक टाइप का ग्रुप ही है। अपन ने लिखा है उसमें कि एक ग्रुप है जिसका क्या होगा, इंटरेक्शन करेंगे किसके अंदर, एक जियोग्राफिकल डीमार्केशन के अंदर, कि एक जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर बैठे बैठे इंटरेक्शन करेंगे। उसके बाद में लिखना भाई सोसाइटी। सोसाइटी क्या होता है भाई, समाज। क्या कहेगा समाज, वही समाज है ये। ठीक है, क्या ही कह देगा समाज। हाँ, चलो सोसाइटी के अपन को इसके एलिमेंट सीधे याद रखने हैं। इसके दो टाइप के अपन एलिमेंट पढ़ेंगे, एक तो स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल। कि सोसाइटी की स्ट्रक्चर कौन कौन से बनाते हैं
और फंक्शन कौन कौन से करते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है, सीधा ही पूछेगा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सोसाइटी का स्ट्रक्चरल एलिमेंट नहीं है या कौन सा स्ट्रक्चर एलिमेंट है, निम्न में से कौन सा सोसाइटी का फंक्शनल एलिमेंट नहीं है और कौन सा है। सीधा क्वेश्चन सोसाइटी में से सिर्फ एलिमेंट के बारे में पूछेगा। अपने को ध्यान रखना है, इसके सबसे पहले अपन सोसाइटी में लिखते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। ये इसकी डेफिनेशन है, यही सब कुछ है इसका। स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। स्ट्रक्चर क्या होती है भाई? संरचना। तो ये संरचना बनाते हैं भाई, संरचना। देखो संरचना में 4 एलिमेंट है संरचना के, ठीक है। सबसे पहले कोई भी सोसाइटी है उसकी क्या होगी? एक आइडेंटिटी होगी, उसकी एक पहचान होगी। याद रखना है, सबसे पहले क्या जरूरी है? उस सोसाइटी की पहचान होगी कि उसमें कैसे लोग रह रहे हैं, रेजिडेंस किसका है, किस कास्ट का रेजिडेंस है, किस रिलीजन का रेजिडेंस है, वो उसकी पहचान बनाएगा सोसाइटी की, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि वो स्ट्रक्चर बना रहा है, उसकी संरचना बना रहा है कि उसमें किस किस तरह के लोग रह रहे हैं, तो वो संरचना बना रहा है। तो उसको अपन क्या बोल दिया? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई इसका रेजिडेंस कैसा है, रूरल है या अर्बन है, ठीक है। आइडेंटिटी यही होगी ना, रेजिडेंस कैसा है। उसमें अपन कह देंगे कैसी कास्ट है, कैसा रिलीजन है, ये सारी उसकी क्या हो जाएगी? पहचान हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी। तो ऐसे पूछेगा पहचान फंक्शनल है या स्ट्रक्चरल है, तो अपने को क्या करना है? पहचान उसकी स्ट्रक्चर बनाता है, उसकी संरचना बनाता है, इसलिए कैसा है? स्ट्रक्चरल है। फिर उसका आएगा कंपोजिशन। कंपोजिशन, कंपोजिशन में क्या कहेंगे भाई कि कैसे उसमें कैसे रह रहे हैं, कि मेल सोसाइटी है या फीमेल सोसाइटी हो सकती है, एजुकेटेड हो सकती है और अनएजुकेटेड हो सकती है। ये उसका कंपोजिशन दिखाएगा कि ऐसे उसमें कैसे लोग हैं। मेल ज्यादा है तो अपन कह देंगे मेल डोमिनेट सोसाइटी है। अगर डिसीजन मेकिंग कौन कर रही है? फीमेल कर रही है, तो क्या फीमेल डोमिनेट सोसाइटी है। तो ये कंपोजिशन उसकी क्या बना रहा है? स्ट्रक्चर बना रहा है कि उसके मेंबर किस प्रकार के हैं। फिर उसके आएंगे आगे इंट्रा ग्रुप रिलेशन और इंटर ग्रुप रिलेशन, ठीक है। एक तो होता है इंट्रा ग्रुप, लिख लो भाई इंट्रा और फिर इंटर समझते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ सोशियोलॉजी क्या होती है भाई? सोसाइटी। ये वो सोशियोलॉजी पूछे, बेसिक यूनिट सोशियोलॉजी की, तब तो अपन कहेंगे सोसाइटी। ऐसे पूछे बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, तब क्या कहेंगे? फैमिली, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे। तो बेसिक यूनिट ऑफ सोशियोलॉजी पूछे तो अपन क्या कहेंगे? सोसाइटी। क्या सोशियोलॉजी की बेसिक यूनिट क्या है? सोसाइटी है। सोसाइटी की बेसिक यूनिट कौन होगी? फैमिली, परिवार। ठीक है। इंट्रा ग्रुप का मतलब क्या हो गया भाई? इन बिटवीन, विद इन द ग्रुप, ठीक है। ग्रुप के अंदर, विद इन द ग्रुप, उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा ग्रुप, ठीक है। एक होता है इंटर ग्रुप। इंटर ग्रुप का मतलब इन बिटवीन ग्रुप्स,
ठीक है। तो अब अपन इंट्रा की बात कहें तो अपन कह सकते हैं कि फैमिली एक ग्रुप है, ठीक है। तो अपन कहें कि फैमिली के बीच में कैसे रिलेशन है, ठीक है। एक गांव के अंदर एक गांव पूरा क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो उस गांव के अंदर आपस में लोगों के कैसे रिलेशन है, वो तो कैसा हो जाएगा, इंट्रा ग्रुप। अब अपन कहें दो गांव है, उनके आपस में कैसे हैं, दो सोसाइटी है, उनके आपस में कैसे रिलेशन है, तो वो कैसे हो जाएगा, इंटर ग्रुप, ठीक है। तो अगर अपन कहें विद इन फैमिली, इंटरेक्शन विद इन फैमिली, विद इन विलेज, लोगों के आपस में कैसा इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उसको अपन क्या बोल देंगे, इंट्रा ग्रुप इंटरेक्शन। और इंटर ग्रुप में अपन कह देंगे इन बिटवीन विलेजेस, ठीक है, इन बिटवीन फैमिलीज, अब उनके रिलेशन होंगे, वो क्या बनाएंगे भाई, उसकी स्ट्रक्चर निर्धारित करेंगे कि कैसी स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि वो क्लोजली बाउंडेड स्ट्रक्चर है, कि उनकी बिखरे हुए आपस में उनके अच्छे नहीं है संबंध, इसलिए वो दूर दूर रहते हैं। ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर संबंध अच्छे नहीं है, तो उस सोसाइटी में से इस रोड वाले इधर नहीं आते, इस वाले इधर नहीं जाते, तो वो कैसी है, लूजली बाउंडेड सोसाइटी है। तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होगी, लूज स्ट्रक्चर होगी। तो स्ट्रक्चर कौन बनाएगा भाई, ये चार चीजें बनाएंगी, कौन कौन, आइडेंटिटी, कंपोजिशन, इंट्रा ग्रुप इंटरेक्शन और इंटर ग्रुप इंटरेक्शन। अब सीधे ये चार हैं, इसलिए अपने को ये तीन तो यहां से दे देगा, एक और कोई और घुसा देगा, तो ये क्वेश्चन अच्छा बनता है। इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर संरचना कौन कौन बनाएगा, एक उसकी पहचान बनाएगी, एक उसका कैसा कंपोजिशन है वो बनाएगा, एक उनके आपस में रिलेशन कैसे हैं, इंट्रा ग्रुप और इंटर ग्रुप के रिलेशन, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। याद रख लोगे, दो चार बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। अब अपन देखते हैं फंक्शनल, नोट कर लिया, कर लिया ना। सेकंड लिखो इसमें, फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, समाज के कार्यात्मक बोलेंगे क्या इसको, फंक्शनल को कार्यात्मक बोल सकते हैं ना, तो ये कार्यात्मक एलिमेंट्स है, कार्यात्मक। अब देख लेना गलत है सही, ऐसे लिखते हैं कार्यात्मक। फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो फंक्शनल में अपने को याद रखना है क्या क्या होंगे भाई फंक्शनल, एक तो वहां के जो नियम होंगे वो उसका फंक्शन निर्धारित करेंगे, तो नॉर्म्स, नियम, नियम क्या है उसके, उसका कार्य कैसा होगा वो ये बताएंगे, वहां के नियम कैसे हैं, ठीक है। तो कार्य कैसे करेगी सोसाइटी, कैसा काम करेगी, वहां के नियम बताएंगे कि यहाँ नियम कैसे हैं, उसके हिसाब से वो कार्य करेगी। उसके बाद में उस सोसाइटी के उद्देश्य क्या है, कि भाई एक तो एजुकेटेड सोसाइटी है, एक अनएजुकेटेड सोसाइटी है, तो एजुकेटेड सोसाइटी के उद्देश्य अलग हो सकते हैं, अनएजुकेटेड सोसाइटी के उद्देश्य अलग हो सकते हैं। तो उसके उद्देश्य क्या है वो उसका क्या निर्धारित करेगी, उसका फंक्शन निर्धारित करेगी, कि अनएजुकेशन होगी, एजुकेशन नहीं होगी तो वो कैसे काम करेंगे, और एजुकेशन जिस सोसाइटी में होगी वो कैसे काम करेगी, वो निर्धारित कहां से होगा, उसके उद्देश्य कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद में उसकी लीडरशिप कैसी है, कि लीडरशिप पढ़ी लिखी है या मूर्ख बनाने वाली है, तो अगर मूर्ख बनाने वाली है तो वो सोसाइटी मूर्ख ही हो जाएगी उसके पीछे पीछे, ठीक है। और अगर मूर्ख बनाने वाली नहीं है तो सोसाइटी अगर समझदार है और लीडर भी समझदार है, तो सोसाइटी अगर नहीं समझदार है तो भी समझदार
हो जाएगी। ठीक है, तो उसका फंक्शन निर्धारित करेगा। ठीक है, उसके बाद में अपने को एक और ध्यान रखना है, रिसोर्स। उस सोसाइटी में रिसोर्सेस कैसे हैं वो भी उसका क्या निर्धारित करेगा, कार्य निर्धारित करेगा। जैसे अगर पानी लग रहा है तो वहां खेती ज्यादा होगी। ठीक है, वैसे पढ़ेंगे नहीं, वो ऐसे सोचेंगे ठीक है मेरे तो 20 बीघा जमीन है, पानी लगा मैं तो खेती कर लूंगा। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि उसका कार्य निर्धारित होगा कि वहां रिसोर्सेस कैसे हैं। अगर वहां खदान है, वहां मिनरल्स निकल रहे हैं, तो वो कार्य उस टाइप का करने लग जाएंगे। तो ये सारी चीजें चारों अपने को याद रखनी है, नॉर्म्स, ऑब्जेक्टिव, लीडरशिप और रिसोर्सेस। ठीक है, कैसे ही इनको याद करो, बट याद रखना है। अब इनमें से 3 दे देगा और एक वहां से आइडेंटिटी उठा के दे देगा तो अपने को गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा पूछ लेगा निम्न में से कौन सा समाज का कार्यात्मक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो नहीं है में 3 तो दे दिया, एक अपने को डाल दिया आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी डाल दिया तो अपने को बताया आइडेंटिटी कैसा है, स्ट्रक्चरल है ना, उसकी संरचना बना रहा है। तो अपने को ध्यान रखना है अलग अलग कि ये तो उसका कार्य निर्धारित कर रहे हैं, आइडेंटिटी, कंपोजिशन, इंट्रा ग्रुप इंटरेक्शन, इंटर ग्रुप इंटरेक्शन उसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और फंक्शन कौन कौन बता रहे हैं, नॉर्म्स, ऑब्जेक्टिव, लीडरशिप और याद रख लोगे। सोसाइटी में ये 2 चीजें याद रखनी है भाई, पक्का क्वेश्चन अगर आएगा सोसाइटी में से तो इसी में से पूछेगा कि उसका स्ट्रक्चरल एलिमेंट और फंक्शनल एलिमेंट कैसे है। क्वेश्चन भी बता दिया मैंने, ऐसा ही बनाएगा, स्ट्रक्चरल में 3 देके एक ये दे देगा और फंक्शनल में से 3 देके एक वो दे देगा। अलग ऑप्शन भी नहीं आएगा, इसी में से ऑप्शन बनेगा इन 8 में से। ठीक है, अब भी गलत हो जाएगा अगर नहीं ध्यान दोगे तो। हो गया ये, चले आगे। अब तक अपन क्या पढ़ चुके हैं, फैमिली पढ़ लिया, ग्रुप पढ़ा अपन ने। फैमिली में अपन ने देखा था कि फैमिली के अलग अलग टाइप देखे अपन ने, ग्रुप में भी अलग अलग टाइप देखे। उसके बाद में अपन ने क्या देखा, कम्युनिटी देखा। कम्युनिटी के बाद में अपन ने एग्रीगेशन और क्या देखा, कलेक्टिविटी देखा। उसके बाद में अपन ने क्या देखा है, सोसाइटी। और वो लिख लेना भाई, बेसिक यूनिट ऑफ सोशियोलॉजी इज सोसाइटी। तो ऐसे लिख लेना, ये मैंने बोला था लिख लो, ऊपर लिख लो चाहे कॉपी के। बेसिक यूनिट ऑफ सोशियोलॉजी इज सोसाइटी, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज फैमिली। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। स्टैटिक्स पढ़ ली क्या, नहीं पढ़ी? स्टैटिक्स में आप पढ़ोगे जब सैंपलिंग पढ़ोगे ना, तो सैंपलिंग में आप जैसे पढ़ोगे कि एक होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जिसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब जिसमें हर एक, जैसे सैंपल सेलेक्ट करते हैं अपन, एक पूरी पॉपुलेशन है उसमें से सैंपल निकालने हैं, तो अगर हर एक के आने का बराबर, अगर अपन कहें कि बराबर प्रायिकता है तो उसको तो अपन क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, प्रायिकता सैंपलिंग। और एक जिसमें बराबर आने की प्रायिकता नहीं है, हर किसी के पास इक्वल सेलेक्ट होने का चांस नहीं है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, बिना प्रायिकता वाली। ठीक है, तो वैसे ही अपने को इसमें इसलिए बता रहा हूं कि इसको स्ट्रेटिफिकेशन ही क्यों बोला। ठीक है, ये तो अपने को पता है सोशल क्या होता है, सामाजिक, और स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब यहां स्ट्रेटिफिकेशन ही क्यों बोला। जैसे अपन
दो टाइप की प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में देखते हैं, एक होती है क्लस्टर सैंपलिंग और एक होती है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अगर आपने बीएससी में पढ़ा हो तो एक तो होती है क्लस्टर सैंपलिंग और एक स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती है। आप अगर पढ़ोगे स्टैटिक्स तब उसमें पढ़ोगे भी, बट अपन एक बात देख लेते हैं कि एक क्लस्टर में और स्ट्रेटिफाइड में डिफरेंस क्या है, ये अलग अलग कैसे है। ठीक है, तो अब देखो भाई, क्लस्टर का मतलब क्या होता है, ये पूरी पॉपुलेशन थी, ठीक है, इस पॉपुलेशन को मैंने डिवाइड कर दिया, हिस्सों में बांट दिया। अब मैंने ये नहीं देखा कि इसके अंदर कौन आया कौन नहीं आया। जैसे अपन कहें ये पूरी क्लास है, ये पूरी पॉपुलेशन है, अब मैंने इस क्लास को 4 हिस्सों में बांट दिया। अब इसमें जो मर्जी आ रहे हैं वो मेरे को मतलब नहीं है, तो वो क्या हो गया, क्लस्टर हो गया। तो क्लस्टर के अंदर कैसे आता है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन आती है क्लस्टर में। ठीक है, कि कैसी भी पॉपुलेशन आ गई। जबकि मैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जब करूंगा तो उसके अंदर क्या कहूंगा कि भाई इस साइड से सिर्फ आप बैठे चाहे कोई हो, पर अगर मैं इस साइड से सैंपल लूंगा तो उसमें सिर्फ किसको लूंगा, पुरुषों को लूंगा। ठीक है, अगर मैंने कहा इस साइड से सैंपल लूंगा तो उसमें सिर्फ मैं महिलाओं को लूंगा, इस साइड से सैंपल लूंगा तो उसमें सिर्फ मैं किसको लूंगा, बच्चों को लूंगा, चिल्ड्रंस को, और यहां मैं किसको लूंगा, बूढ़ों को लूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि उस सैंपलिंग, उस पूरी पॉपुलेशन को किस में बांट दिया, होमोजीनियस बना दी उसको। ठीक है, कि भाई इस साइड से लूंगा तो सिर्फ मैं किसको ले रहा हूं, आदमियों को, वहां पीछे से लूंगा तो कब आदमी हो चाहे उसमें, पर मैं कहूंगा उसमें से सिर्फ बच्चों को लूंगा। आगे आगे वाले में से मैंने कह दिया इसमें बैठे चाहे कितने ही हो, बट इसमें से सिर्फ मैं महिलाओं को छांटूंगा। ठीक है, तो उसको अपन ने क्या कह दिया, उसको अपन ने क्या कह दिया, स्ट्रेटा बोल दिया, स्ट्रेटा। ठीक है, तो स्ट्रेटा के अंदर अगर अपने को कहे कि स्ट्रेटा के अंदर पॉपुलेशन कैसी होती है, तो अपन क्या कहेंगे, होमोजीनियस। एक स्ट्रेटा के अंदर पॉपुलेशन कैसी होगी, एक जैसी पॉपुलेशन होगी। जबकि क्लस्टर में कैसी सैंपलिंग होगी, हेट्रोजीनियस। उसमें अपन ने देखा नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाया, जैसी पॉपुलेशन थी उसको टुकड़ों में बांट दिया, तो उसको अपन ने क्या कह दिया, क्लस्टर कह दिया। और यहां अपन ने बांटा किसके बेसिस पे, अपने जिस हिसाब की सैंपलिंग करनी थी उसके बेसिस पे। तो अपने सीधा ये क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंदर विद इन जो स्ट्रेटा होता है वहां पॉपुलेशन कैसी होगी। अब अगर मैं बोलूं विद इन दिस स्ट्रेटा पॉपुलेशन कैसी है, होमोजीनियस। बिटवीन टू स्ट्रेटा पॉपुलेशन कैसी होगी, हेट्रोजीनियस, क्योंकि यहां आदमी और यहां औरत है, तो ये कैसी हो गई, हेट्रोजीनियस हो गई। अभी मैं अगर बोलूं क्लस्टर के अंदर सैंपल कैसे हैं, हेट्रोजीनियस, बट दो क्लस्टर के बीच में कैसी सैंपलिंग है, होमोजीनियस पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए मैंने क्या कहा कि स्ट्रेटिफाइड नाम लिया, यहां अपन क्लस्टरिफिकेशन क्यों नहीं बोला, स्ट्रेटिफाइड क्यों बोला, क्योंकि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दो टाइप से बांटा जाता है, एक क्लास के बेस पे और एक कास्ट के बेस पे। तो अपन ने क्या कहा कि कास्ट के बेसिस पे या क्लास के बेसिस पे, जैसे क्लास बोले तो इकोनॉमिकल क्लास की, सामाजिक क्लास कैसी है इसकी, कि ये लोअर क्लास में आता है, ये मिडिल क्लास में आता है, ये अपर मिडिल क्लास में आता है, ये अपर क्लास में आता है, पैसे हैं उसके हिसाब से हो गया। ठीक है, तो अपन ने कहा लोअर क्लास में कौन कौन आ रहे हैं, एक जैसे लोग। लोअर क्लास में कैसे हैं, एक जैसे ही लोग तो हैं। तो अभी यही तो अपन ने कहा कि एक स्ट्रेटा के अंदर लोग कैसे होंगे, एक जैसे, होमोजीनियस। ठीक है, इसीलिए अपने इसको क्या बोला, स्ट्रेटिफिकेशन बोला, क्लस्टरिफिकेशन नहीं बोला। समझे ये बात, कि पॉपुलेशन कैसी आएगी, एक जैसी आएगी। अब अगर बोलूं मैं कास्ट ग्रुप, तो एक कास्ट में कैसे आएंगे, एक ही कास्ट के एक जैसे ही लोग आएंगे। तो इसलिए अपन क्या बोला कि स्ट्रेटिफिकेशन बोला। और स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दो टाइप के, कौन सी क्लास और, ध्यान में रहेगा, दो क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। ठीक है, एक क्लस्टर सैंपलिंग का क्वेश्चन हो जाएगा, हमेशा याद रहेगा स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में डिफरेंस, और क्वेश्चन पूछता है ये। ठीक है, याद रखिएगा। अब याद रखना स्ट्रेटिफिकेशन यहां से याद रखना कि स्ट्रेटा मतलब एक जैसी क्लास वाले, एक जैसी कास्ट वाले, एक मतलब इसके अंदर पॉपुलेशन कैसी है। तो एक स्ट्रेटा के अंदर पूछे तो पॉपुलेशन कैसी होगी, होमोजीनियस। अगर दो स्ट्रेटा के बीच में पूछे तो कैसी होगी, हेट्रोजीनियस। क्लस्टर के अंदर पूछे तो कैसी होगी, हेट्रोजीनियस। दो क्लस्टर के बीच में पूछे तो, ठीक है,
तो ये पहले तो ये लिख लो ऊपर छत पे। बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन इज फैमिली, हाँ सही है। ऊपर बना लो ऐसे ही, और जो मैंने बोला है वो लिख लो कि स्ट्रेटा रखे कीड़ो है। हाँ बता दिया तो, बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन फैमिली। आपने बोलकर जो डेफिनेशन लिखा है वापिस बोलना, कौन सी लिखाई बोल के। वो बोला हुआ है, वो उसमें रिकॉर्ड हो गया, वो वापिस जाके देख लेना। वहीं अटके पड़े रहते हैं, ऐसे नहीं कि वो आगे वाला मिस हो जाएगा। लिख लिया ना। अब ये अपनी आराम से अपनी भाषा में जो समझ में है उसको वैसे लिख लो बस। विद इन स्ट्रेटा पॉपुलेशन कैसी होगी, एक तो आएगा विद इन स्ट्रेटा, एक होगा इन बिटवीन स्ट्रेटा। तो विद इन स्ट्रेटा ऐसे लिख लो, विद इन स्ट्रेटा होमोजीनियस, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस तो पता है ना। एक होता है होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, तो उसमें क्या डिफरेंस है होमोजाइगस हेट्रोजाइगस में। ये हमेशा जीनियस जो नाम आता है ये किसके लिए आता है, पॉपुलेशन के लिए, और जाइगस किसके लिए आएगा, एक सिंगल के लिए। कैरेक्टर की सेम लोकाई पे है तब तो उसको अपन होमोजाइगस बोल देते हैं, डिफरेंट लोकाई पे है तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस बोलते हैं। तो ये होमोजीनियस ऐसे याद रखना है अपने को। विद इन स्ट्रेटा होमोजीनियस, और इन बिटवीन स्ट्रेटा हेट्रोजीनियस। अब ऐसे उसका लिख लेना क्लस्टर का। सिंपल रैंडम सैंपलिंग नाम सुना है, एसआरएस सिंपल रैंडम सैंपलिंग करते ना। कैसी है, प्रोबेबिलिटी है कि नॉन प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता वाली है ना। क्या पता तुमको, तो बीएससी में पढ़े तो क्या पढ़े हो। ऐसे सुना है विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सुना है, नहीं सुना। स्टैटिक्स पढ़ो तब सुनना है ना ढंग से। मैं तो क्यों पढ़ाऊंगा, स्टैटिक्स वाले सर पढ़ाएंगे। स्टैटिक्स कौन पढ़ाता है, मेरे तो भाई मुश्किल पार बढ़िया ही। सर हिंदी में, अब देखो बता दो आन, सर हिंदी में नहीं बताओ तो इंग्लिश में सही बताओ। अब इंग्लिश में और कैसे सही बता सकता हूं इससे ज्यादा। अब अगर विद इन और इन बिटवीन अगर हिंदी में इंग्लिश में दिक्कत है तो फिर तो दिक्कत है भाई, तो बहुत मोटी दिक्कत है। ठीक है, ये अपना थोड़ा सा इसको स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में जाना अपन ने, है ना। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन नाम आया इसलिए ये मैंने बताया आपको, ये लिख लिया ना। अब अपने को मेन ये लिखना है कि जो सोशियल स्ट्रेटिफिकेशन है, समाज का जो बंटवारा है वो क्या है, किसकी बेसिस पे है, एक क्लास के बेसिस पे और एक कास्ट के बेसिस पे है। अब स्ट्रेटिफिकेशन को अपन क्या बोलेंगे कि एक हायरार्की है। हायरार्की मतलब उसमें स्टेजेस है, वो एक से बढ़ के एक ऐसे। जैसे अपन अगर नहीं कहेंगे क्लास में भी अपन ने कहा
कि लोअर क्लास, उससे ऊपर कौन होगा मिडिल क्लास, उससे कौन होगा अपर क्लास। तो एक हायरार्की हो गई। हायरार्की मतलब कोई ऊपर है, कोई फिर उसके नीचे है, फिर उसके नीचे है। तो हायरार्की होगी किसमें, सोशियल स्ट्रेटिफिकेशन में। और स्ट्रेटिफिकेशन कैसे हुआ है, ऐसे हुआ है, ठीक है, कि एक जैसी जो लोग थे उनको एक जगह रख दिया, एक जैसे लोगों को, एक जैसे लोगों को एक जगह रख के और एक हायरार्की बना दी, और उसके बेसिस पे समाज को बांट दिया। किसके बेसिस पे, क्लास हायरार्की बेसिस पे और कास्ट की हायरार्की बेसिस पे। अब कास्ट कह दिया कि नीचे नीचे कौन आ जाएंगे, क्या कास्ट पिरामिड अपन जब बनाते हैं, कास्ट पिरामिड सब जानते हो कि सबसे क्या नीचे कास्ट में कौन आएगा, क्या जो छूत्र है वो सबसे नीचे आएंगे, ठीक है। ये मैं नहीं कहता भाई, ये कास्ट पिरामिड कहता है ना। तो उसके बाद कौन आते हैं भाई, हाँ वैश्य आते हैं क्या, वैश्य कोई ऊपर नीचे हो जाए तो देख लेना भाई, मेरी कोई इसमें नहीं है ना, किसी की भावनाएं आहत ना हो जाए मेरे से, ठीक है। तो भावनाएं आजकल दिक्कत है, भावनाओं में भावनाएं बहुत ज्यादा आहत होती है। हर किसी की भावनाएं हथेली पे लिए घूम रहे हैं ना, क्या मेरी आहत हो गई, आहत हो गई, आहत होगी, तो मैं नहीं कर रहा किसी की भी, ठीक है। उसके बाद कौन आता है भाई, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय। और उसके बाद में सबसे ऊपर है, जिन्होंने इसको बनाया वो सबसे ऊपर आ गए, ठीक है। जिन्होंने इस पिरामिड को बनाया उन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर रख दिया, ठीक है। तो ये कास्ट पिरामिड है। अपन यही कहा कि ये बेसिस क्या किया, कास्ट के बेसिस पे समाज को बांट दिया और उसकी हायरार्की बना दी कि एक उसके कोई नीचे आएगा, कोई ऊपर, फिर उसके ऊपर, इसको हायरार्की बोलते हैं, ठीक है। तो एक हायरार्की में समाज को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कि उसका कास्ट कैसा था। और एक अपन ने डिवाइड कर दिया कि उसकी क्लास कैसी है, कि वो लोअर क्लास में आता है, ये इनकम के बेसिस पे भाई, ये मिडिल क्लास में है या अपर क्लास में है, ठीक है। अब देखो दो चीजें समझनी है। जैसे कास्ट है, तो कास्ट कैसा होगा, हेरिटेबल कैरेक्टर है, कि आप कास्ट, जिस कास्ट में आप जन्मे हो वो कास्ट अपने आप ही, आपने उसमें कुछ नहीं किया, अपने आप आपका जन्म हो गया और आप इस कास्ट में आ गए, तो आपकी कोई गलती नहीं है, आप उसमें आ चुके हो। तो ये कैसा है, इनहेरिटेबल कैरेक्टर है। ये अपन एक्वायर नहीं करते, अपन कमाते नहीं है, ये अपन अपने आप मिलता है। तो अपन क्या, अपने को ऐसे कह दे कि कौन सा इनहेरिटेंट कैरेक्टर है, तो अपन कहेंगे क्लास, कास्ट, ठीक है। इनहेरेंट अपन किसको करते हैं, कास्ट को करते हैं। और कास्ट सोसाइटी में सबसे ज्यादा रिजिड चीज होती है। अगर पूछे निम्न में से कौन सा सबसे ज्यादा रिजिड एलिमेंट है सोसाइटी का, तो अपन कहेंगे कास्ट। एक टाइम पे रिलीजन चेंज हो सकता है, कास्ट चेंज नहीं होती। कास्ट, जिस कास्ट में आप आ गए वो कास्ट आपकी कभी बदलेगी नहीं, आपका रिलीजन चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे आप गोगा जी पढ़ते हो ना, तो गोगा जी की 14वीं पीढ़ी में क्या बने, कायम खानी बने ना, तो आज भी वो चौहान लगाते हैं, ठीक है। जैसे कई जाटों में मुसलमान बन गए, हिंदू रह गए, कई सिख बन गए, तो वो आज भी अपनी कास्ट कैरी करते हैं। तो कास्ट कभी भी चेंज नहीं होती, वो हमेशा कैसी होती है, रिजिड होती है, ठीक है। क्लास कैसे है, क्लास फ्लेक्सिबल है। आप लोअर क्लास हो तो मेहनत करोगे तो अपर क्लास जा सकते हो, अगर हवा में आ गए तो वापिस लोअर क्लास में भी आ सकते हो। तो ये कैसा है, फ्लेक्सिबल है, इसमें मोबिलिटी आसान है, इसमें मूवमेंट आसान नहीं है कास्ट में। अगर आप लोअर कास्ट में हो तो आप लोअर में ही रहोगे, अपर में हो तो अपर में ही रहोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है थोड़ा सा कि कास्ट कैसी होती है, रिजिड होती है, इसलिए इसके अंदर मूवमेंट आसान नहीं है। मूवमेंट का मतलब अपन मूव नहीं कर सकते ऊपर नीचे, ठीक है, अपन वहीं घूम सकते हैं, ठीक है। जबकि क्लास में ऐसा नहीं है, क्लास में अपन ऊपर नीचे मोबिलिटी आसान है। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रहेंगी। स्ट्रेटिफिकेशन ऐसे पूछेगा कि सोशियल स्ट्रेटिफिकेशन का बेसिस क्या है, तो अपन दो बेसिस बताएंगे, क्या क्या, कास्ट और, याद रहेगा। चलो इसमें आगे अपन सुंदर लिख लेते हैं, ये इतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे लिख लो, मैं बोल देता हूं ना। सर जी मेरा सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं पर एक्सटेंशन में नहीं आते। सर हमारा दिमाग कंप्यूटर तो नहीं है, ऊपर से हिंदी मीडियम।
बड़ा नहीं तो मुश्किल है, तो गलत है, तो नहीं है कंप्यूटर तो बनाओ कंप्यूटर। मैं क्या करूं, नहीं है कंप्यूटर तो उसमें मेरी गलती तो नहीं है। मैं समझा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश सब तो बता रहा हूँ। अब नहीं हिंदी लिखूं तो वापिस एक्सटेंशन ऐसे कोई हलवा नहीं है कि एकदम आपको परोस दिया। ये तो मैं इतना वाइंड अप करके बता रहा हूँ कि इतनी चीज याद रखनी है, और ये चीज निकालते निकालते मेरे को टाइम लग गया। एमएससी कर ली मैंने, पीएचडी कर ली, तब ये मैं निकाल पाया। आप चाहते हो कि एकदम मेरी निकाली हुई आप एकदम ही खा के मोटे ताजे हो जाओ, तो नहीं होगे। टाइम लगेगा, हर चीज को समय लगता है। आप एक बार पढ़ रहे हो, दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे तो चीजें धीरे धीरे सेट हो जाएंगे। अब मैं तो सिर्फ तरीका बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे पढ़ना है चीजों को, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब बार बार तुम पढ़ोगे तो चीजें समझ में आने लग जाएंगी। एक्सटेंशन आपने पहली बार पढ़ी है, तो अगर 50% 60% समझ में आ रही है तो ठीक है। ठीक है, घबराना नहीं है ज्यादा। ना भाई, कमरे पे नहीं पढ़ाता मैं। ठीक है, लिखो भाई, सोशियल स्ट्रेटिफिकेशन। ना ना, खुद ही पढ़ता हूँ फिर तो। चलो, ये लिखो, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन लिख लिया, तो ऐसे लिख लो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है, पहले तो ऐसे लिखो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब मैंने बता दिया, अब मैं लिख रहा हूं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, आगे है ना, तो एक बार लिख लो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है। द अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स 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 और ग्रुप्स ऑफ पीपल groups of people into hierarchically arranged strata in a कोई नई बात नहीं है, मैंने बताई वो बातें हैं, एक बार लिख लो फिर दोबारा बता देता हूं। ये मनोज, जो तू यहां लिख रहा है ये अपनी कॉपी में लिख ले, तो ये ठीक रहेगा तेरे लिए भी, सबके लिए भी। पहले हिंदी खोज रहा है, फिर इसको यहाँ कॉपी मार रहा है। द अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ पीपल इनटू हायरार्किकली अरेंज स्ट्रेटा। ठीक है, स्ट्रेटा ध्यान रखना है, और हायरार्की ध्यान रखना है। हायरार्की का मतलब क्या होता है भाई? हाँ, स्टेजेस होंगे। हायरार्की का मतलब अपर लोअर ऐसे स्टेजेस होंगी, हायरार्की बोलते हैं उसको। ठीक है, कि जैसे अपन इंस्टीट्यूट में बोले कि इंस्टीट्यूट क्या होता है, जैसे अपन ने कहा था इनफॉर्मल, जो फॉर्मल एजुकेशन थी, फॉर्मल एजुकेशन में अपन ने देखा था ना कि हायरार्की होती है फॉर्मल एजुकेशन में। जैसे आपकी कॉलेज था तो उसमें सबसे ऊपर डीन होता है, डीन के नीचे फिर जो टीचिंग स्टाफ होता है वो होता है, फिर उसके नीचे और आते हैं वो जो भी टीए हैं वो आते हैं, जो सपोर्टिव स्टाफ होता है, फिर उसके नीचे नीचे ऐसे। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक हायरार्की है कि कोई ऊपर होगा, फिर उसके नीचे, फिर नीचे नीचे, ऐसा एक हायरार्की स्टेजेस बनी होंगी, उसको हायरार्की बोलते हैं। ये अपन ने देखा कि अगर लोग या लोगों का समूह है, अरेंज हो किसमें, हायरार्की में और एक स्ट्रेटा में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। कि एक स्ट्रेटा बना दिया, और उस स्ट्रेटा की क्या है, हायरार्की है, कि कोई ऊपर है, कोई उसके बीच में है, कोई नीचे है। ठीक है, और किसमें, कम्युनिटी में। कम्युनिटी का मतलब जियोग्राफिकल
बार बार जैसे ही कम्युनिटी है दिमाग में आना चाहिए जियोग्राफिकल डिमार्केशन, कि इसकी क्या होगा, एक एरिया स्पेसिफिक एरिया होगा, जियोग्राफिकल बाउंड्री होगी, तो बार बार कम्युनिटी आते ही दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन दिमाग में आते ही आना चाहिए। क्या स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मीन्स एक जैसे लोग, ठीक है, और किस में, एक हायरार्की में, तो वो क्या हो जाएगा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। दो दो वर्ड याद रखने हैं, तो इतने ज्यादा लफड़े में पढ़ना ही नहीं है अपने को, ये हायरार्की याद रखनी है और स्ट्रेटा याद रखना है, बस ये क्या हो जाएगा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है भाई, तो बेसिक फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। बेसिक फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये दो टाइप की हो सकती है बेसिक फॉर्म, क्या क्या हो सकती है, क्लास एंड कास्ट। क्लास कैसी होगी भाई, एक्वायर्ड होगी, फ्लेक्सिबल होगी, इजी मोबिलिटी होगी, और वो ऐसे बना लेना पिरामिड जिससे अपने को पता लगे इसमें क्या है, हायरार्की है, और इसमें ऐसे बना लेना। ये जैसे लोअर इनकम ग्रुप है तो उसको अपन ने बोल दिया लोअर क्लास, ठीक है, लोअर इनकम ग्रुप लिख लेना इसको, लोअर इनकम ग्रुप। अब ये मिडिल क्लास, और ऊपर ही ऊपर अपन ने लिख दिया अपर क्लास। एक्वायर्ड मीन्स कमाई गई है ना, जो अपन ने कमाया है उसको अपन बोलते हैं एक्वायर किया है, ठीक है, तो जो कमाई गई है वो क्या है, क्लास है। तो कोई कास्ट किसी में पैदा हो सकता है, बट वो मेहनत करके और कमा के और अपन अब आगे बढ़ सकता है, वो अपर क्लास में भी जा सकता है, ठीक है। ये कैसी है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल का मतलब लचीली है, ठीक है, तो लचीली का मतलब अपन इसमें मूवमेंट कर सकते हैं, इसीलिए अपन ने कहा इसके अंदर कैसी है, इजी मोबिलिटी है, इजी मोबिलिटी है। मोबिलिटी कैसी है, इजी है, मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट, ठीक है, ऊपर नीचे आराम से जा सकते हैं इसके अंदर। कि अपर क्लास कहाँ आ सकता है, मिडल में भी आ सकता है, लोअर में आ सकता है, लोअर वाला मिडल और अपर में भी जा सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही कास्ट में क्या लिखेंगे, इनहेरिटेड, रिजिड, और लगभग इम्पॉसिबल होती है इसमें मोबिलिटी, यानी मूवमेंट इम्पॉसिबल है कास्ट में।
एक नोट करके लिखना भाई, ये लिख लिया क्या? इसमें ऐसे कास्ट में भी वो हायरार्की बना सकते हो, ठीक है। अब एक दो ही चीज याद रखनी है बस, कास्ट और सर्टिफिकेशन में क्या है, स्ट्रेटा आएगा और उसका क्या होगा, हायरार्की होगी, ठीक है। दो चीजें याद रहेंगी, इतने में याद है बस, स्ट्रेटिफिकेशन यही होता है। चले आगे, लिख लिया। अब देखो, अपने को पूछे कि ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किसके कारण हुआ, इसका कारण क्या था सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, तो अपन दो बातें कह सकते हैं कि एक तो कारण था डिफरेंशिएशन, कि एक से दूसरे का डिफरेंस होना, कि भाई ये काम करेगा, काम का कार्य का उसमें डिफरेंशिएशन था, उसके बेसिस पे कर दिया। और एक क्या, इवेल्युएशन के बेसिस पे, इवेल्युएशन के बेसिस पे क्या करेंगे, कास्ट या क्लास, इवेल्युएशन किसका करेंगे, क्लास का। इवेल्युएशन का मतलब अपन ने उसका रिजल्ट निकाला कि इसके पास कितना इनकम, ये कितना सुपीरियर है, तो उसके बेसिस पे तो अपन ने क्लास बना दी, और डिफरेंशिएशन के बेसिस पे अपन ने क्या बना दी, कास्ट बना दी। तो अपने को पूछे कि सोशियल स्ट्रेटिफिकेशन का कारण क्या है, तो अपन कहेंगे डिफरेंशिएशन और इवेल्युएशन, ठीक है। तो ये दो याद रखने अपने को, ये नोट करके ऐसे लिख लो। social stratification is consequence of differentiation and evaluation, ठीक है। डिफरेंशिएशन के ब्रैकेट में लिख लेना कास्ट, और इवेल्युएशन के ब्रैकेट में लिख लेना क्लास। लोअर इन के बाद में क्या लिखना है, लोअर इन क्या था, अच्छा लोअर इनकम ग्रुप लिखा था भाई। डिफरेंशिएशन को क्या बोल सकते हैं हिंदी में, एक दूसरे से, हाँ, भिन्नता, हाँ। तो ये तो भिन्नता होगी, उसमें कार्य की भिन्नता भी हो सकती है, दिखने की भी हो सकती है, ठीक है। और इवेल्युएशन में क्या हो गया, इवेल्युएशन का मतलब मूल्यांकन, तो मूल्यांकन के बेसिस पे तो अपन ने क्या बना दी, क्लास बना दी, और भिन्नता के बेसिस पे अपन ने क्या बना दी, कास्ट बना दी। तो ये किसके कारण से हुई सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तो अपन क्या कह देंगे, इन दोनों के कारण से। सीधा एक क्वेश्चन आएगा कि इसका कारण क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, तो कारण ये दो अपने को ध्यान में रखने हैं, डिफरेंशिएशन एंड एवेल्युएशन, ठीक है। चले आगे। अब अगर मैं बोलूं वेल्थ है, वो क्लास है या कास्ट है, एंसेस्ट्री है वो क्या है, क्लास है या कास्ट है, क्लास, कास्ट। एंसेस्ट्री आपकी पीछे से लेके आए हो जो, ठीक है, परिवार से कास्ट आई है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे पूछ ले तो थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए, समझ में आ जाएगा, तो ऐसी चीजें पकड़ लोगे, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। एक होती है भाई सोशल मोबिलिटी, स्ट्रेटिफिकेशन कर चुके हैं, सोशल मोबिलिटी पढ़ रहे हैं ना, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कंप्लीट हो गया, सोशल मोबिलिटी पे आ गए हैं भाई।
मोबिलिटी नाम से पता चल रहा है कुछ क्या होता है भाई? जैसे मोबाइल है, मोबाइल का मतलब जो मूवमेंट कर सकता है, इसीलिए तो मोबाइल बोला, उसको टेलीफोन ही क्यों नहीं बोल दिया? अब केवी के अगर बोले केवी के मोबाइल है कि नॉन मोबाइल है, कि केवी के को उठाए थोड़ी घूम रहे हैं, ठीक है, तो नॉन मोबाइल है। मोबाइल का मतलब जिसको अपन कैरी कर सकते हैं, जिसका मूवमेंट करवा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मोबाइल। मोबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि सामाजिक मोबिलिटी क्या है, समाज में मूवमेंट कैसा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सोशल मोबिलिटी। तो सामाजिक क्या है? ये मूवमेंट है, ठीक है। मूवमेंट का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे मूवमेंट को? गतिविधि। अच्छा, गतिविधि है भाई, ठीक है। अब देखो ये तीन प्रकार की हो सकती है। एक तो हो सकती है हॉरिजॉन्टल, एक हो सकती है वर्टिकल मोबिलिटी, लिख लेना मोबिलिटी, एक हो सकती है जियोग्राफिकल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? क्षितिज, क्षैतिज होता है ना, क्षैतिज। वर्टिकल होता है लंबवत, कैसा? ऊर्ध्वाधर। हाँ तो वो लिख लेना ऊर्ध्वाधर। और जियोग्राफिकल का मतलब है भौगोलिक, ठीक है। ग्लोब में हॉरिजॉन्टल होती है वो लॉन्गिट्यूड होती है कि लैटिट्यूड होती है? अपना ये नक्शा है, इसमें ये लाइन है, इनको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड? लेटी हुई है ना, तो लैटिट्यूड। ये खड़ी है वो लॉन्गिट्यूड। वैसे ये हॉरिजॉन्टल मोमेंट है ना। हॉरिजॉन्टल का मोमेंट देखो कैसे होता है। लिख लिया? अब देखो पहले ये समझो, अगर एक ही, जैसे अपन ने देखा था कि स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर अपन ने स्ट्रेटा बना दिया, अब अगर एक ही पोजीशन पे मूवमेंट हो रहा है, जैसे अगर वो इस स्ट्रेटा में था, इस स्ट्रेटा के अंदर ही मूवमेंट कर रहा है, तब उसको अपन ने क्या बोल दिया? हॉरिजॉन्टल। जैसे अपन ने कहा कि लोअर क्लास इनकम है, उसकी लिमिट है कि उसकी जो मतलब साल की जो इनकम होनी चाहिए वो 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अपने डिसाइड कर रखा है कि अगर 5 लाख से नीचे है तो वो किस में आ जाएगा? लोअर इनकम ग्रुप में या लोअर क्लास में आ जाएगा। तो अब वो पहले उसकी 2 लाख थी, अब उसकी 3 लाख हो गई, पर रहा कहाँ? वही रहा। उसके बाद उसकी 4 लाख हो गई, तो रहा कहाँ? उसी ग्रुप में रहा। तो अपन क्या करें? मूवमेंट तो हो रहा है बट उसी के अंदर अंदर ही हो रहा है, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया? हॉरिजॉन्टल। कि एक ही स्ट्रेटा के अंदर मूवमेंट होना क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। और अगर मैं कहूं कि लोअर इनकम से वो चला गया अपर इनकम में, फिर मिडिल इनकम में, फिर चला गया अपर इनकम में, तो कहां जा रहा है? वर्टिकली ऊपर जा रहा है। तो वर्टिकल मोमेंट क्या हो गया? एक स्ट्रेटा में नहीं रह के वो ऊपर भी जा सकता है और ऊपर से वापस नीचे भी आ सकता है, तो इसको अपन ने क्या कह दिया? वर्टिकल मोमेंट। हॉरिजॉन्टल का मतलब समान एक जगह पे ही मूवमेंट कर रहा है, और वर्टिकल में मतलब चेंज कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? वर्टिकल मोमेंट। और जियोग्राफिकल मोमेंट क्या होता है? एक जियोग्राफिकल एरिया से दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में चले जाना ही क्या कहलाएगा? जियोग्राफिकल मोबिलिटी, ठीक है। तो इसमें अपन दो दो बात लिख लेते हैं, बस ये बात समझने वाली इसमें इतनी है, ठीक है। लिख लो भाई, हॉरिजॉन्टल में लिखो सोशल मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट है, ये लिख लेना, ठीक है। इतना ही लिख लेना, मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में लिखो, आगे लिख दूं क्या? पहले हॉरिजॉन्टल में लिख रहा हूं वही है ना, हॉरिजॉन्टल मोमेंट एचएम लिख रहा हूं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोमेंट में लिखो मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल, मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल, मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल
movement of individuals and movement of individuals and groups, movements of individual and groups between, ये between है भैया ना, positions in society, positions in society which are more or less which are more or less of same social status, same social status. ठीक है, सेम सोशल स्टेटस नाम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। स्टेटमेंट में अपने को देखना है कि मूवमेंट क्या कर रहा है, सेम सोशल स्टेटस में मूवमेंट कर रहा है। अपन ने एग्जांपल देखा था, वो एग्जांपल ध्यान में रखना। सेम सोशल स्टेटस में मूवमेंट करता है तो उसको क्या बोलते हैं कि वो कैसा कर रहा है, क्षैतिज ही मूवमेंट कर रहा है, उधर ही घूम रहा है। ठीक है, वर्टिकल का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल मूवमेंट का मतलब हो गया, इसको अपन कह सकते हैं टू वे मूवमेंट है। ये टू वे मूवमेंट मतलब दोनों रास्ते खुले हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट। बस इतना ही ध्यान रखो, और इतना और लिख सकते हो, डिफरेंट मूवमेंट इन डिफरेंट सोशल स्टेटा, मूवमेंट इन डिफरेंट सोशल स्टेटस। अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, निम्न में से कौन सा टू वे मूवमेंट है। ठीक है, तो वो कौन है, कौन सा वन वे मूवमेंट है, तो कौन है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। अब एक ध्यान रखना है, सेम सोशल स्टेटस पूछेगा तब तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, और डिफरेंट सोशल स्टेटस हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, वर्टिकल। हुआ, समझ में आ गया। अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, सोसाइटी पढ़ी, सोसाइटी के बाद में अपन ने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा, और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बाद में अपन ने सोशल मूवमेंट पढ़ा है। स्ट्रेटिफिकेशन अपन ने क्लास और कास्ट देखी, मोबिलिटी में अपन ने मूवमेंट देखा। मूवमेंट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और जियोग्राफिकल हो सकता है। हॉरिजॉन्टल में सेम स्टेटस में रहेगा, और वर्टिकल में स्टेटस बदल सकते हैं, अप एंड डाउन हो सकता है, और टू वे होगा कि ऊपर भी रास्ता ऊपर भी जाता है और रास्ता वापस नीचे भी आता है। ठीक है, तो ये टू वे है। इसके आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड ध्यान ही रखना है, सोशल मोबिलिटी से रिलेटेड एक वर्ड है, सेंसकरेटाइजेशन। सेंसकरेटाइजेशन क्या रह गया, जियोग्राफिकल। उसमें लिखना क्या है, जियोग्राफिकल एरिया, एक जियोग्राफी एरिया से दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में मूवमेंट। ठीक है, तो बस वही, उसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना है। मोबिलिटी जियोग्राफिकल भी हो सकती है, जैसे आप घर से उदयपुर आ गए तो ये आपका कैसा हो गया, जियोग्राफिकल मूवमेंट हो गया।
कि आपने एक जियोग्राफी छोड़ के अब दूसरी जियोग्राफी में आ गए, ठीक है। तो ये जियोग्राफिकल मूवमेंट है। समझने वाले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल थे, दोनों में ध्यान रखना है। सेम सोशियल स्टेटस में क्या होगा, सेम सोशियल स्टेटस में क्या होगा, वन वे कौन सा होगा, टू वे कौन सा होगा, ठीक है। डिफरेंट सोशियल स्टेटस में कौन सा होगा, बस, ठीक है। अब ये संस्कृताइजेशन वर्ड एक एम एन श्रीनिवास था, उसने ये संस्कृताइजेशन वर्ड दिया। और इस संस्कृताइजेशन वर्ड का क्या है मतलब है कि एक लोअर क्लास जो अपने आप को लोअर स्टेटा में पाता है, जैसे कोई लोअर स्टेटा में है तो वो क्या करेगा, अपने आप को अपर स्टेटा में ले जाने की कोशिश करेगा। उस जो अपर क्लास है या जो अपर स्टेटा है उसकी कल्चर और उसकी जो वैल्यूज है उनको अपना के उनके जैसा पहनने लग जाएगा, उनके जो कल्चरल वैल्यूज है उनको फॉलो करने लग जाएगा। कि वो उससे क्या मानता है कि मैं नीचे से ऊपर मूवमेंट कर पाऊंगा, इसलिए वो इसको कॉपी करने की कोशिश करता है। और उसको क्या बोलते हैं, संस्कृताइजेशन। और ये किसने बोला, एम.एन. श्रीनिवासन, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास ने बोला, क्या बोला कि जो हायरार्की में, अपन ने ये तो देखा था कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में क्या है, हायरार्की है। जो हायरार्की में अपने आप को सबसे नीचे पाता है वो ये कोशिश करता है कि मैं ऊपर मूवमेंट करूं। और उस ऊपर मूवमेंट करने के लिए जो अपने से ऊपर वाले हैं उनके जो कल्चर है, उनकी वैल्यूज हैं, उनके जैसे जो जैसे बिहेव करते हैं उन जैसा बिहेव करने लग जाता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, संस्कृताइजेशन, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो जो मैंने बोला है। हायरार्की में हायरार्की में हायरार्की में हायरार्की पीछे लिखा हुआ है, वहां से कॉपी कर लो। हायरार्की, हायरार्की में सबसे नीचे वाला स्ट्रेटा, सबसे नीचे वाला स्ट्रेटा, सबसे नीचे वाला स्ट्रेटा, सबसे नीचे वाला स्ट्रेटा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, सबसे नीचे वाला स्ट्रेटा ऊपर की तरफ गति करने के लिए, ऊपर की तरफ गति करने के लिए, ऊपर की तरफ गति करने के लिए ऊपर वालों के रीति रिवाज, रीति रिवाज, रीति रिवाज, रीति रिवाज फॉलो करने लग जाता है, रीति रिवाज फॉलो करने लग जाता है। फॉलो मीन्स अनुसरण करने लग जाता है, रीति रिवाजों का अनुसरण करने लग जाता है। इससे ही संस्कृताइजेशन कहते हैं। इसे ही संस्कृताइजेशन कहते हैं। हायरार्की में सबसे नीचे वाला स्ट्रेटा ऊपर गति करने के लिए ऊपर वालों के रीति रिवाज को अनुसरण करने लग जाता है। और इसे ही क्या कहते हैं, संस्कृताइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब बस एक सिर्फ टॉपिक लिख रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर आगे कल पढ़ेंगे। सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, सोशल आपको पता है, इंटरेक्शन का मतलब क्या है, हाँ, परस्पर आदान प्रदान, इंटरेक्शन, ठीक है। तो कैसा हो सकता है, कहां जाना है, अंदर आना है, तो आज यार
आने जाने के लिए एकदम फ्री हो आप, है ना, तो मैकबेन करने की जरूरत नहीं है। चलो, सोशल इंटरेक्शन अपने को ध्यान में रखना है। 4-5 टाइप का सोशल इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। अपन कल इसके बारे में और चर्चा करेंगे, पर सोशल इंटरेक्शन अपने को ध्यान रखना है कि कैसा कैसा हो सकता है। अकोमोडेशन हो सकता है, एसिमिलेशन हो सकता है, कोऑपरेशन हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, और कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। तो अगर अपने को पूछे निम्न में से कौन सोशल इंटरेक्शन नहीं है, तो अपन इन 5 के अलावा जो भी देगा वो कह देंगे कि ये सोशल इंटरेक्शन नहीं है। अब अपने को ये ध्यान में रखना है, ये ऊपर वाले 3 तो कैसे हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन है। कैसे है, अरे क्या है तेरे को, पॉजिटिव इंटरेक्शन है। और ये कैसे हैं दोनों, नेगेटिव इंटरेक्शन है। कि अगर इन ऐसा इंटरेक्शन होगा, आपस में कंपटीशन होगा और झगड़ा होगा, तो उससे क्या होगा, समाज का इंटरेक्शन है वो कैसा होगा, नेगेटिव इंटरेक्शन होगा, उससे फायदा नहीं होगा। फायदा किससे होगा, अगर आप अकोमोडेशन में है, एसिमिलेशन में है और कोऑपरेशन में। तो एक तो ये क्वेश्चन याद ध्यान में रखना है कि सोशल इंटरेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो अपन कहेंगे 5 प्रकार के। कौन कौन से, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, कोऑपरेशन, कन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन। उसमें से पॉजिटिव कौन है, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, कोऑपरेशन। नेगेटिव कौन है, कन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन। अब जब इनको बारे में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव क्यों बोला है और नेगेटिव क्यों बोला है, ठीक है। तो एक बार बस अपने को इतना ध्यान रखना है, और कल अब इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंस्टीट्यूशन, और फिर कल्चर, और कुछ चीजें और बचेंगी, सोशल कंट्रोल। फिर अपन लगभग कल अपन इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। हाँ, कन्फ्लिक्ट, CONFLICT, कल दोबारा लिख लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।